नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में करीब 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर दी प्राथमिकता। पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम। प्रधानमंत्री ने 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में भूपेन हजारिका के सम्मान में जारी किया स्मारक सिक्का। कहा, हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न देकर पूर्वोत्तर के सपनों और स्वाभिमान का किया सम्मान। प्रधानमंत्री रविवार को असम के दरंग और गोलाघाट में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। चुनाव आयोग ने देशभाव में विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, एसआईआर कराना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार। आने वाले समय में तय किया जाएगा शेड्यूल। बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र की हर संभव मदद। नुकसान का जायजा लेने पंजाब पहुंचे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन। कहा, संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ, राजनीति से ऊपर उठकर मदद के लिए बढ़ाएं हाथ। और हांगकांग ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की दोहरी कामयाबी। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी भी पहुंची पुरुष युगल फाइनल में। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने करीब 8500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी। हमारी सरकार मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 3,600 करोड़ रुपए की लागत वाली मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट माइंड परियोजना और 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। विकास के लिए शांति स्थापना को जरूरी बताते हुए पीएम ने सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की। पीएम ने जोर देकर कहा कि वो मणिपुर के लोगों के साथ हैं। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। इम्फाल में भारी बारिश की वजह से पीएम हेलीकॉप्टर द्वारा चूड़ाचांदपुर नहीं जा सकते थे। ऐसे में पीएम ने 1.5 घंटे लंबी सड़क यात्रा को चुना ताकि लोगों के बीच पहुंच सकें। रास्ते में लोगों ने पीएम का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पीएम ने चूड़ाचांदपुर में लोगों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पीएम ने मणिपुर की शांति, समृद्धि और प्रगति की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मंत्रीपुखरी में नागरिक सचिवालय, मंत्रीपुखरी में ITSEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, साथ ही 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित ईमा मार्केट जैसी पहल शामिल हैं। मणिपुर के विकास के लिए सरकार के प्रयास गिनाते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में शांति, स्थिरता, यहाँ के लोगों के हितों की सुरक्षा और कैंपों में रहने को मजबूर लोगों का जीवन फिर पटरी पर लाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। हमें
मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है। पीएम ने इम्फाल में लोगों से मुलाकात की और उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मणिपुर के नौजवानों को तिरंगे की शान के लिए जी जान से जुटने वाला बताते हुए पीएम ने इस पहचान को हिंसा के काले साए में न दबने देने का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी में मणिपुर के वीर जवानों के योगदान को पीएम ने नमन किया। पीएम ने मणिपुर में शांति स्थिरता की स्थापना को प्राथमिकता बताया। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। पीएम के अभिनंदन के लिए इम्फाल में भी बड़ा जनसमूह उमड़ा। मणिपुर में पीएम का संदेश साफ था, मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है और इसकी शांति समृद्धि सरकार की प्राथमिकता है। उर्मिलेश और निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मणिपुर के अलावा प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम के दौरे पर भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले वोट बैंक की राजनीति का सबसे ज्यादा शिकार रहा, लेकिन केंद्र सरकार के पिछले 11 वर्षों के निरंतर प्रयासों से ये क्षेत्र आज देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे पहली बार मिजोरम की राजधानी भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। सीधे रेल संपर्क की वजह से इस इलाके के लोगों को सुरक्षित और किफायती यातायात का विकल्प उपलब्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी प्रकार की संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से देश की राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को नजरअंदाज किया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम सम पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री practiced vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। उन्होंने लॉन्ग तलाई सिहा रोड पर छिमट्रीपुई नदी पुल की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर अभी हाल ही में की गई नई जीएसटी व्यवस्था की घोषणा का जिक्र किया और कहा इससे कीमतों में भारी गिरावट आएगी। Next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil
were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits, and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे में मिजोरम की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रेल कनेक्टिविटी मिल जाने से पूर्वोत्तर के राज्यों तक न सिर्फ मिजोरम के लोगों की पहुंच होगी, बल्कि वो दिल्ली, कोलकाता, पटना से भी सीधे जुड़कर अपने व्यापार और पर्यटन उद्योग को बढ़ा सकेंगे। कैमरामैन मोंटी के साथ आइजॉल से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से मिजोरम में रेलवे लाइन का शुभारंभ हो पाया। उन्होंने इसे नॉर्थ ईस्ट के नए चैप्टर की शुरुआत बताया। हमारे सहयोगी राजेश राज ने आइजोल में अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की, देखिए। सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी मिजोरम की राजधानी आइजॉल में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। रेल मंत्री हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मिजोरम जो है कहा जाता है कि रेलवे लाइन नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन से कनेक्ट किया। क्या पहली आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के इस सुंदर प्रदेश मिजोरम को रेलवे के साथ जोड़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कमिटमेंट के कारण, उनके फोकस के कारण, उनके मेटिकुलस एग्जीक्यूशन के कारण आज मिजोरम डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। आज 3 गाड़ियाँ शुरू हुई है। दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस आइजॉल से, सेकेंड गुवाहाटी के लिए मिजोरम एक्सप्रेस जो कि डेली चलेगी, तीसरा कोलकाता के लिए कोलकाता मिजोरम एक्सप्रेस। इससे मिजोरम के सभी नागरिकों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। एक तरीके से एक नई लाइफलाइन बन गई है। सीमेंट, स्टील बाहर से लाना आसान होगा। यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सुंदर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको देश भर में ले जाना आसान होगा। क्या गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था जल्दी ही, परसों से गुड्स ट्रेन चलेगी। आजादी के 78 साल बाद रेलवे लाइन का तोहफा मिला है। मोदी जी ने जिस तरह से एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की है, उसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खुला। चलिए, बहुत शुक्रिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनका कहना है कि मोदी जी ने जिस तरीके से डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खोला है, उससे मिजोरम को सबसे बड़ा लाभ मिला है और मिजोरम अब रेल लाइन से कनेक्ट हो गई है। कैमरामैन मोंटी के साथ आइजॉल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन भी किया और कलाकारों को सराहा भी। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शतवार्षिकी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुवाहाटी में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। असमिया संगीत, साहित्य और संस्कृति में भूपेन दा के महान योगदान को याद किया गया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है। उनके गीतों, संदेशों और जीवन यात्रा को घर घर ले जा रही है। दशकों पहले
जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर हजारिका की स्मृति में सिक्का भी जारी किया। पीएम ने कहा कि भूपेंद्र ने जिन आदर्शों को जिया, जो अनुभव किया, वही अपने गीतों में भी गाया। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीते थे। पीएम ने कहा कि देश ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बड़ी अहमियत दी है। ये एक अभियान है जो अनवरत जारी है। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेंद्र को भारत रत्न देकर पूर्वोत्तर के सपनों और स्वाभिमान का सम्मान किया और पूर्वोत्तर को देश की प्राथमिकता भी बनाया। हमने देश के सबसे लंबे ब्रिजेज में से एक असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया, तो उसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया। पीएम ने कहा कि जो नए भारत का सपना भूपेंद्र ने देखा था, अब वो राष्ट्र का सामूहिक संकल्प बन गया है। विकसित भारत के लिए पीएम ने वोकल फॉर लोकल के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही सभी से स्वदेशी उत्पाद अपनाने को कहा। असम पहुंचने पर पीएम का अभिनंदन भी बड़ी गर्मजोशी से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं गुवाहाटी में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर रविवार को असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दरांग में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल है, जो क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करेंगे। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना जो शहरी गतिशीलता को बढ़ाएगी, यातायात को कम करेगी और राजधानी शहर और उसके आसपास कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरवा नरेंगी पुल जो कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने भाजपा नेता प्रमोद स्वामी से खास बातचीत की। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि नॉर्थ ईस्ट देश की मुख्य धारा में वो भूमिका निभाए जो एक अग्रणी तो हो ही, साथ ही साथ बाकी जगहों के लिए प्रेरणा का कारण भी बने। हमारे साथ इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, सर जिस तरीके से यात्रा है और इसमें जो विकास की तमाम आधारशिलाएं और उद्घाटन किए जाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? यूपीए सरकार की जो पॉलिसी थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी। वो देखते थे, एक्शन कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी की दृष्टि से देखा है और उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि नॉर्थ ईस्ट का अगर डेवलपमेंट होगा तो पूरे भारत का डेवलपमेंट होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, उन्होंने जो हमारे जो युवक सशस्त्र संग्राम कर रहे थे, उन लोगों को बातचीत के द्वारा मुख्य धारा में लेकर के आए। जिस तरीके से उद्घाटन है, एक तो नुमालीगढ़ में और दरांग में, इन जगहों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? करीब 18,000 करोड़ रुपए की जो विभिन्न जो परियोजनाएं हैं, उनका वो शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। जागी रोड में इसके पहले जो 27,000 करोड़ रुपया लगा करके जो सेमीकंडक्टर का जो प्लांट लगाया गया है, जिसकी आधारशिला रखी गई है, उसमें डेली आपको 48,000 मिलियन चिप्स जो है
वो पर डे उसमें उत्पादन होगा। एक समय थे जब यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, जो आसाम से ही रिप्रेजेंट करते थे राज्यसभा में। उन्होंने तो ऑयल रॉयल्टी का पैसा भी आसाम का जो करीब 6,000 करोड़ रुपया था वो भी उन्होंने रोक दिया था। लेकिन आज पैसे की कोई कमी नहीं है और जो डेवलपमेंट जो है वो जो चौमुखी, जो असम का और नॉर्थ ईस्ट का जो चौमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से सांस्कृतिक पहचान और विचार धाराओं के साथ साथ जो विरासत है उसको भी बढ़ावा देते हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए, विरासत और विकास ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एक राष्ट्र अपनी विरासत को भूल करके वो राष्ट्र अपने गौरवशाली अतीत को भूल करके वो राष्ट्र अपनी गरिमा को हासिल नहीं कर सकता। जिस तरीके से विरासत और विकास को आगे बढ़ाने की जो नीति है और जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अपनाया हुआ है, उसी को यहाँ पर जो नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और मानते हैं कि उनकी यात्राओं से उन्हें न सिर्फ बल मिलता है बल्कि उन्हें उत्साह भी मिलता है। कैमरामैन योगेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री रविवार को असम के नुमालीगढ़ में दुनिया के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 40 एकड़ में 5,000 करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट से हर वर्ष 5 लाख टन बांस से 50,000 टन एथेनॉल बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम दौरे के दौरान असम के गोलाघाट के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का यहां पर उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से ये जो 43 एकड़ में करीब 5,000 करोड़ की लागत से ये एथेनॉल प्लांट जो है ये स्थापित किया गया है और विश्व का ये अपनी तरीके का अनूठा एथेनॉल प्लांट है, यानी कि विश्व का पहला एथेनॉल प्लांट है जो कि बांस पर आधारित है। और इस प्लांट के शुरू होने से जो सरकार का एक कोशिश है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और पेट्रोल में जिस तरीके से 20% जो है एथेनॉल की मिक्सिंग अभी की जा रही है, उसको ब्लेंडेड किया जा रहा है, उसमें ये काफ़ी सहायक होगा। हमारे से बात करने के लिए जो भास्कर ज्योति फुकन जी हैं, जो कि एमडी हैं इस रिफाइनरी के। सर, किस तरीके से ये प्लांट काम करेगा, क्या खासियत है इसकी? आपको मैं बांस की खासियत बता देता हूँ। वहाँ पे 3 चीज़ें रहता है। एक को बोलते हैं लिग्निन, हेमी सेलुलोज और सेलुलोज। सेलुलोज आगे चल के वो इथानॉल में कन्वर्ट होता है। इसमें 2 मेजर प्रोसेस है। एक इसको हाइड्रोलिक माने एंजाइम देके हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। वहाँ से जो सेलुलोज पोर्शन है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज को ईस्ट द्वारा उसको इथानॉल में कन्वर्ट किया जाता है। कितनी कैपेसिटी का ये प्लांट है और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होगा और जो रिफाइनरी है यहाँ पर पहले से, उससे किस तरीके से इंटरलिंक है ये? 300,000 मेट्रिक टन 300 TMT और ड्राई बेम्बो खाएगा। वो आप वेट बेम्बो के हिसाब से देखेंगे तो 500 TMT होता है। तो वो लेके हम 50 TMT ऑफ इथानॉल बनाएंगे, 19 TMT ऑफ फॉस्फोरिल बनाएंगे, 11 TMT ऑफ एसिटिक एसिड बनाएंगे और 25 मेगावाट ऑफ पावर बनाएंगे। यहाँ पे जो इथानॉल बनेगा पूरा का पूरा ये रिफाइनरी ही ले लेगा, क्योंकि हम लोग का टर्मिनल में ही ये ब्लेंड हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जो नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है, जो कि रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, उसके ठीक बगल में ये प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है और विश्व का अपनी तरीके का ये पहला ऐसा प्लांट है जो कि बांस आधारित जो है इथेनॉल जो है उसका प्रोडक्शन यहाँ पर करेगा। पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पर ये चलेगा और इसके बन जाने से अब जो है जो एथेनॉल है वो यहाँ पर बन सकेगा और जो बांस यहाँ पर जो कि बहुतायत में पाया जाता है असम में, उस बांस के माध्यम से यहाँ पर एथेनॉल बनने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और इसके जो लाभ है वो कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिश है कि 20% जो एथेनॉल को जो पेट्रोलियम में मिलाना है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गेम चेंजर ये होगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन सुनील के साथ अजीत द्विवेदी, नुमालीगढ़, असम। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि असम के नुमालीगढ़ का बांस आधारित एथेनॉल प्लांट दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जो प्रतिवर्ष 5 लाख टन बांस से 50,000 टन एथेनॉल बनाएगा। ऐसे अन्य बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे और ये भारत के पेट्रोकेमिकल ग्रोथ को भी प्रकट करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि असम में 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री की उत्तर पूर्व के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे इलाके के युवाओं, किसानों को फायदा होगा। One is the plant
which will make ethanol from bamboos. It's the first plant of its kind in the world. It will process 5 lakh tons of bamboo every year, that is 500,000 tons of bamboo every year, and produce 50,000 tons of ethanol. My understanding is this production has already started. और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ऐतिहासिक विधान सौध में आयोजित 11वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र सम्मेलन का समापन हो गया। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में 26 राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास तभी मजबूत होगा जब संसद और विधानसभाओं में सार्थक संवाद और स्वस्थ बहस की परंपरा को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हंगामे, गतिरोध और बार-बार स्थगन से लोकतंत्र को केवल आघात पहुंचता है और जनता का नुकसान होता है। सभी दलों को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि बहस और संवाद से ही समाधान निकलता है। सीपीए भारत जोन की 11वां सम्मेलन कर्नाटक विधानसभा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 26 राज्यों के पीठासीन अधिकारीगण शामिल हुए। महत्वपूर्ण विषय, मुद्दे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भावी चुनौतियों पर समय समय पर चर्चा, संवाद और विचारों को साझा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पटना में बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी की और इस बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग इसके लिए शेड्यूल आने वाले समय में तय करेगा। चुनाव आयोग ने देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने अदालत को यह भी बताया है कि इसके लिए शेड्यूल आने वाले समय में तय किया जाएगा। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर एसआईआर के लिए जरूरी तैयारी करने को कहा है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रव्यापी एसआईआर के लिए 1 जनवरी 2026 क्वालिफाइंग तारीख तय की गई है। इसके तहत तैयारियों के समन्वय के लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। चुनाव आयोग ने कोर्ट में ये जानकारी अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका के जवाब में दी है। अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो देश के विभिन्न राज्यों में नियमित अंतराल पर एसआईआर कराए। अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका का चुनाव आयोग ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि इस मसले पर कोर्ट के निर्देश या दखल की जरूरत नहीं है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मतदाता सूची को तैयार करना या उसका रिवीजन करना और चुनाव कराना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता कायम करने की अपनी जिम्मेदारी को आयोग बखूबी समझता है। चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 21(3) और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल के रूल 25 के तहत एसआईआर कराने का विधायी अधिकार है। एसआईआर किस तरह कराया जाए और किस समय सीमा में कराया जाए, ये पूरी तरह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार बनता है और इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। इस सब के बीच देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर को लेकर हलचल तेज हो गई है। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने 20 सितंबर को राज्य के राजनीतिक दलों के साथ एसआईआर प्रक्रिया में जानकारी देने के लिए बैठक करने का फैसला किया है। एसआईआर को लेकर शामिल चरणों और प्रक्रियाओं के बारे में राजनीतिक दलों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक के बाद राज्य में एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा जल्द की जाएगी। As part of this SAR, we had already undertaken some preparedness activities in the state of Kerala. All the requirements for undertaking a SAR in Kerala is
already prepared. So we have taken all the steps to ensure that we are ready, and we are looking forward for the schedule. चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की खामियों को दूर करने के लिए SIR कराने का निर्णय लिया था। इसके बाद आयोग लगातार ये बात कहता आ रहा था कि वो देश भर में SIR करवाएगा, और अब देश की सर्वोच्च अदालत में आयोग ने हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रव्यापी SIR के लिए 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग तारीख माना जाएगा। विकास सारथी, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं बिहार कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का AI वीडियो शेयर करने के मामले में बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस और उसके IT सेल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता की शिकायत पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में FIR दर्ज की गई है। बीजेपी का कहना है कि ये वीडियो न केवल प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया था, बल्कि ये महिला गरिमा और मातृत्व का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन एक्ट मामले में अंतरिम राहत के मुद्दे पर 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले से तय होगा कि इस कानून के अमल पर रोक लगेगी या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में इसके विरोध में दलील की है। वक्फ कानून मुसलमानों से भेदभाव करने वाला और उनके धार्मिक मामलों में दखल है। वहीं सरकार का कहना है कि सैकड़ों साल पुराने वक्फ कानून की खामी को दूर करने के लिए सरकार ये कानून लाई है। इस कानून को व्यापक विचार विमर्श और सदन में चर्चा के बाद पास किया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद से बने कानून को अंतिम फैसला होने तक संवैधानिक माना जाता है। उसके प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए बहुत ठोस आधार होना चाहिए। और दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित बल्ली मारन में एक सरकारी दवाखाने का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने पर विवाद गहरा गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बल्ली मारन में मिर्जा गालिब की हवेली के सामने सरकारी दवाखाने को आयुष्मान योजना में सम्मिलित किया गया है। वहां योजना के नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर का बोर्ड लगाया गया, जिसका आम आदमी विधायक इमरान हुसैन ने विरोध जताया। उन्होंने भीड़ एकत्र कर भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी करवाई। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता और चांदनी चौक नागरिक मंच के महासचिव प्रवीण शंकर का कहना है कि विधायक इमरान हुसैन के इशारे पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि इमरान हुसैन का काला चेहरा बेनकाब हो गया है। हालांकि इमरान हुसैन के दबाव में अधिकारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर का बोर्ड उतारना पड़ा। प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोर्ड फिर से लगवाया जाए और विधायक पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्य विधायक इमरान हुसैन, जो हमेशा से हिंदू मुसलमान की बांटने की राजनीति करते आए हैं, उन्होंने वहां एक भीड़ इकट्ठी करवाई, उस भीड़ से नारेबाजी करवाई, फिर स्वयं खड़े होकर के वो बोर्ड हटवा दिया। अब जब दिल्ली सरकार ने, श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने वहां पर एक सभी सुविधाओं के साथ स्थानीय गरीब लोगों की सहायता के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी की, तो इस बात पे आपत्ति कर दी कि इसके नाम में मंदिर क्यों है, इसका नाम आयुष्मान आरोग्य मस्जिद रखो। और वहीं लखनऊ पुस्तक मेले में इस बार एक खास किताब ने सबका ध्यान खींचा। कटआउट किताब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा, उपलब्धियों और विजन पर आधारित है। इस किताब को लिखा है अहमदाबाद के अपूर्व शाह ने। देश दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की ख्याति है, तो जो लखनऊ का पुस्तक मेला है वो भी इससे अछूता नहीं है। तमाम स्टॉल के बीच में एक स्टॉल यहाँ पर है जो विशेष बना हुआ है। उसका कारण भी है प्रधानमंत्री मोदी। और आप देख सकते हैं कि स्टॉल पर इस तरह की प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित किताबें हैं, मिनिएचर किताबें हैं जो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। और जो आम किताबें हैं उससे अलग इस किताब को बनाया गया है। आप देख रहे हैं ये कटआउट फॉर्म में प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को केंद्रित करते हुए ये किताब तैयार की गई है। अपूर्व जी, ये किताब जो आपने तैयार की है, इसके पीछे की सोच क्या रही?
हमने ये देखा कि मोदी जी का कोई कटआउट स्वरूप में अच्छी पुस्तक निकालना है। मोदी जी जो सफल होने के लिए लोगों को, आम जनता को प्रोत्साहित करते हैं, वो उनके बहुत पुराने भाषण सुन कर मैंने ये कंटेंट तैयार किया है कि मोदी जी लोगों के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं और उनकी जीवन जो है वो एक प्रेरणादायक है कि एक छोटा सा चाय वाला कहाँ मेहनत करके प्रधानमंत्री पद पर पहुंचता है। ये एक अच्छी बात है। वो बच्चों को वो आगे आना है तो बच्चों को एक ध्येय तय करने के लिए बोलते हैं कि आप एक टारगेट तय करिए कि मुझे यही बनना है, फिर उसके वो पीछे आप भागो। अच्छा, ये जो मिनिएचर किताब है तो ये इसी फॉर्म में है या इसका बड़ा स्वरूप भी है? हमने अभी इस बार नहीं लाया, लेकिन मोदी जी की हाइट जो है 5 फीट 7 इंच, तो हमने 5 फीट 7 इंच का पुस्तक भी बनाया है। इस बार हम यहाँ लेकर नहीं आए। उनके ऊपर हमने बहुत सारी, ये क्या 2024 में जब ये जीत है देश की करके टाइटल करके हमने डायरीज भी बनाई, इसका भी हम प्रमोशन करते। यानी आप समझो हमारे पास मोदी जी के लिए बहुत है। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी गोल्ड प्लेटिंग वाली हम डायरीज भी रखते हैं। इसका जो कंटेंट है इसको आपने किस तरह से तैयार किया? ये कंटेंट तैयार करने में मुझे करीब 8-9 महीना लगा। इस बार ये नई एडिशन है। मातृश्री हीराबा को श्रद्धांजलि करके हमने एक टॉपिक उसमें रखा है, क्योंकि एक साधारण माता, उनका बेटा कहाँ तक आया, फिर भी उन्होंने कभी भी VIP सुविधा नहीं लिया हुआ है। पुस्तक मेला में लोगों का जो रिस्पांस है इस किताब के लिए वो कैसा नजर आ रहा है? ये हम लगातार 4 बार लेकर आए हैं। 4 साल से इसका प्रमोशन करे। कल भी एक बंदा आया था और करीब 50 पुस्तक तो वो ही लेकर गया कि आपने इतना अच्छा काम किया है तो मैं भी सबको बांटूंगा। आपने ये सुना गुजरात के अपूर्व शाह, जो लखनऊ पुस्तक मेला में प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित इस तरह की खास किताबें, मिनिएचर किताबें लेकर आए हैं, जिसको लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। इसके पीछे इनकी सोच भी है कि जो प्रधानमंत्री की सोच है उसको जन जन तक पहुंचाना। इस काम के साथ अपूर्व शाह ने इस काम को शुरू किया, इस किताब को तैयार किया और इसके पीछे एक रिसर्च वर्क भी किया है। लखनऊ में कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुख हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रग फ्री इंडिया संकल्प को मजबूती देने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आयोजित की जा रही है। इस बार के सम्मेलन का थीम साझा जिम्मेदारी और एकजुट संकल्प है। इस मौके पर गृह मंत्री NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे। साथ ही साथ वो ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान की भी शुरुआत करेंगे। सम्मेलन में ड्रग सप्लाई चेन तोड़ने, गुप्त लैब्स पर कार्रवाई, फरार अपराधियों की ट्रैकिंग, डार्क वेब और क्रिप्टो के जरिए हो रही तस्करी पर खास चर्चा होगी। सम्मेलन में सुरक्षा एजेंसियों, जांच निकायों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर भी फोकस रहेगा। मोदी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 में राज्यों को अलग अलग एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए थे। अप्रैल 2023 में पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिंदी दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाले 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि हिंदी ने राष्ट्र को भाषाई तौर पर संगठित बनाकर जनसंपर्क और जनसंवाद को बढ़ावा देने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। हिंदी दिवस के अवसर पर कल गांधीनगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में देश भर के विद्वानों, भाषा प्रेमियों, शोधार्थियों और राजभाषा हिंदी को व्यापक बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों से संवाद करूंगा। और आइए अब बात करते हैं GST सुधारों की। नए GST को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। भारत के कोने कोने में आम आदमी से लेकर व्यापारी सब खुशियां मना रहे हैं। कर्नाटक के कुछ व्यापारियों ने DD न्यूज के माध्यम से सरकार के इस कदम की खूब सराहना की है। मोदी जी ने जो भी टैक्स 0% किया है वो बहुत अच्छा किया है। पेरेंट्स को खरीदने में भी इजी रहेगा, लोगों का लोड भी कम रहेगा, पैसों का भी बचत होगी और बच्चे भी रुचि ज़्यादा लेंगे पढ़ने में और दिलाने भी इजी रहेंगे। बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने
और भी कुछ चीज़ें भी सस्ती की है, तो पब्लिक लोग सब खुश है, अभी पेरेंट्स भी खुश है। हम बहुत अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो पढ़ाई के लिए किया 0% वो बहुत अच्छा काम किया। इतनी स्थिति में पेरेंट्स लोगों के लिए थोड़ा फायदा होगा और पब्लिक सब खरीदेंगे और भी ज़्यादा आइटम। मोदी जी ने जो भी किया अच्छा किया, बहुत अच्छी किया। जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेलिंग करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा करते हैं। हम ज़्यादा तरह से ही खरीद सकते हैं। जैसे मोदी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। बहुत अच्छा किया है, बेहतरीन किया है, ताकि हम ज़्यादा आइटम परचेज कर सकें। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें जैसे कि हम टैक्स स्लैब कम हुआ है, तो हम आइटम ज़्यादा लाएंगे 0% का और ज़्यादा बेचेंगे, ताकि कस्टमर को भी अच्छा डिस्काउंट मिले। इसीलिए मोदी जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और पंजाब के कई जिले बाढ़ की तबाही से जूझ रहे हैं और इसी बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शनिवार को पंजाब पहुंचे और रूपनगर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर राहत सामग्री का वितरण किया। केंद्र की मोदी सरकार लगातार बाढ़ प्रभावित राज्यों को मदद पहुंचा रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री भी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पंजाब का दौरा किया। सुबह चंडीगढ़ से सीधे रूपनगर पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने सबसे पहले सतलुज किनारे बसे शाहपुर बेला गांव का दौरा किया। ट्रैक्टर पर सवार होकर उन्होंने पानी में डूबे खेतों और टूटे रास्तों का निरीक्षण किया, जहां फसल को खासा नुकसान हुआ है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने तत्काल मरम्मत और राहत भेजने का आश्वासन दिया। इसके बाद वे हरिवाल गांव पहुंचे, जहां नदी किनारे कटाव की स्थिति देखी और राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को रवाना किया। Already our Honorable Prime Minister visited here. 1,600 crore our Prime Minister is released to the affected people. And also the assessment are started today. All villages, their assessment, damage assessments are starting. Apart from that, our central government already given 12,000 crore to the state for the disaster management. डॉक्टर मुरुगन इसके बाद बेला ध्यानी और नंगल भी पहुंचे, जहां उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। शाम को उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ पर हो रही बयानबाजी को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं, बल्कि लोगों तक मदद पहुंचाने का समय है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में अब तक 2100 से अधिक गांव प्रभावित, 2 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल नष्ट और 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। This is not a blaming politics. This is the not time to the politicize. This is the time to stand with the affected people, and this is the time to give them justice. Local government should not be politicize. Should help to the proper affected people. केंद्र सरकार ने पंजाब को 12,000 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष के अलावा 1,600 करोड़ की अतिरिक्त मदद की घोषणा की है। साथ ही केंद्र ने 2 उच्च स्तरीय दल गठित किए हैं, जिनमें कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क और बिजली मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये दल प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर टूटा। राज्य आपदा प्राधिकरण के मुताबिक 20 जून से अब तक 386 लोगों की मौत हुई और 4,465 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया। भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क दुर्घटनाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके, विशेषकर पुंछ समेत राज्य के अन्य जिले भी बाढ़ और कटाव से प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में प्रभावित गांवों का दौरा किया, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर बल दिया। वहीं पुंछ जिले के कलाबन गांव में जमीन धंसने से 95 घरों में दरारें आ गई, जिससे 700 लोग प्रभावित हुए हैं। जब प्रधानमंत्री स्वयं किसी बात की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो नीचे तक जो व्यवस्थाएं हैं वो संचालित हो जाती है। इसलिए यहाँ के लोगों को आश्वस्त रहना है, उन्हें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। किसी तरह के साधनों की, सहयोग की कमी नहीं रहेगी। जितनी राशि चाहिए होगी, जो फंड्स होंगे, वो भी दस्तयाब किए जाएंगे, उपलब्ध किए जाएंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश से मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ, कई मार्ग बाधित हुए और यात्रा पर असर पड़ा।
मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने मार्ग खोलने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड चारों ही राज्यों में बाढ़ और बारिश की तबाही का असर साफ दिख रहा है। पंजाब दौरे पर पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने साफ किया कि केंद्र सरकार हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार है। अब जरूरत है समन्वय और तेजी से काम करने की, ताकि प्रभावित लोग जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास पा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लगातार हो रही बारिश के कारण 14 सितंबर को होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वो अगले आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा करें। भारत 2027 में चेन्नई में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन CGGS की मेजबानी करने जा रहा है। यह सम्मेलन भारतीय तटरक्षक के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ ही आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक बेड़ा समीक्षा और एक विश्व तटरक्षक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। भारत को मेजबानी मिलने का निर्णय 11 से 12 सितंबर को इटली के रोम में आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से लिया गया। इस सम्मेलन में 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने कहा है कि 2027 में चेन्नई शिखर सम्मेलन दुनिया भर के तटरक्षकों के बीच अंतर संचालन, विश्वास और मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी मंच के रूप में काम करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार के दिन संपन्न हुआ। ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया और प्रतियोगियों को ज्ञान सेतु पुरस्कार भी प्रदान किए। ज्ञान भारतम मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसे इस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था, एक वैश्विक स्तर की कार्यशाला, इंटरनेशनल कार्यशाला 3 दिन की आयोजित हुई, जिसमें लगभग 2000 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हिस्सा लिया। 200 से ज़्यादा पेपर्स पढ़े गए। 8 ग्रुप्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बैठ कर के डिस्कशंस किए और उसमें लगभग 250 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने सीधे प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ कंट्रीब्यूट किया। ज्ञान भारतम मिशन इस दृष्टिकोण से इस पूरे जो है आयोजन के बाद में निश्चित रूप से बहुत उत्साहित भी है। हम सब लोग असीम उत्साह से जुट कर के जो दिल्ली संकल्प पत्र आज हम सब ने अंगीकार किया, 1000 लोगों ने एक साथ संवेद स्वर से उसे स्वीकार किया, अपने आप को संकल्पबद्ध किया। मैं मानता हूं कि संकल्प पर चलते हुए हम निश्चित रूप से देश की इस अमूल्य थाती को वापस संजो करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर पाएंगे। सम्मेलन में पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागियों ने ज्ञान भारतम सम्मेलन के आयोजन पर अपनी खुशी जताई। पे आई और मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था वो पूरा यूथ पे था और एज ए यूथ होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में इतना कुछ काम करने में जुड़ी हुई है और ये अभी यूथ का काम है कि इस सबको आगे लेके जाए। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट थीसिस क्रिया यूनिवर्सिटी से विमेन इन द इंडस वैली पे किया है, तो मैं सिविलाइजेशन में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो इसका स्क्रिप्ट समझने के लिए अगर ये कॉन्फ्रेंस होल्ड हो रहा था तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड थी। हम दोनों ने ज्ञान सेतु में पार्टिसिपेट किया है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शारदा, ब्रह्मी, इस टाइप के बहुत एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को कैसे रीड किया जा सकता है और उनको क्लाउड पे कैसे लेकर आया जा सकता है, उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया है जो आज अवार्ड विन किया है ज्ञान भारतम में। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनमें इच्छा शक्ति होती है, उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है और विकसित भारत 2047 की संकल्पना में जिस प्रकार उन्होंने कहा कि किस प्रकार हर एक युवाओं को इनिशिएटिव लेनी चाहिए और अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचा कर रखने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे उन्होंने 4 आइडियाज़ भी हमारे सामने रखे।
शनिवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने दूरदर्शन और आकाशवाणी लखनऊ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीआईबी और सीबीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संजय जाजू ने निर्देश दिया कि बेहतर कार्यक्रम और समाचार प्रस्तुत किए जाएं ताकि जनता का जुड़ाव बढ़े और संस्थानों की आय में सुधार हो। साथ ही कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इन संस्थानों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। संजय जाजू ने उत्तर प्रदेश को अपार संभावनाओं वाला राज्य बताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना प्रसार भारती की जिम्मेदारी है। और ऑल इंडिया रेडियो की न केवल स्टाफ से रिलेटेड जो उनके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में बातचीत हुई। साथ ही हाल ही में हमने सभी केंद्रों को प्रॉफिट सेंटर के तौर पे इस्टेब्लिश करने का एक प्रयत्न किया है। सारे पावर्स जो पहले सेंट्रलाइज थे उनको पूरा डेलीगेट किया है और साथ ही साथ उनके रेवेन्यू के टारगेट्स भी फिक्स हुए हैं। इसका भी हमने आज रिव्यू किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि दूरदर्शन केंद्र लखनऊ और आकाशवाणी केंद्र लखनऊ इस बार अपने रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करेंगे। और वहीं यूएई में खेले जा रहे क्रिकेट एशिया कप में रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की। एशिया कप में धमाकेदार आगाज करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है इस टूर्नामेंट के हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। टीम इंडिया अपने दूसरे मैच में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई, तो पाकिस्तानी टीम ने भी अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 93 रन से बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि अब दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों के लिए चुनौती पहले से कहीं बड़ी होगी। दोनों टीमों के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीम 13 बार भिड़ी है, जिसमें से 10 बार जीत भारत के हाथ लगी है, जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। ऐसे में T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। एशिया कप में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमें एशिया कप में 18 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 10 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली। 2 मैच बेनतीजा खत्म हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के ऊपर दबदबा बनाए रखा है। We've been very consistent in how we've played. Obviously, cricket at this level is about how you execute on the day. But yeah, being totally honest and looking at the recent form and how the teams have played, I would say India do start favourites tomorrow. ये दोनों टीमें इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक बार फिर आमने सामने होंगी। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ियों के बिना पाकिस्तान के सामने होगी। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए हर हाल में ये मैच जीतकर पाकिस्तान का खेल खराब करना चाहेगी। यूएई को हराकर भारतीय टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। अब टीम इंडिया यही चाहेगी कि पाकिस्तान को मात देने के बाद वो सुपर 4 की तरफ एक कदम और बढ़ा दे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। भारत और पाकिस्तान एशिया कप में आमने सामने होंगे तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी होगा। और किस तरह का रहा भारतीय टीम का अभ्यास और कौन से खिलाड़ी मैच के परिणाम पर डाल सकते हैं प्रभाव, देखिए दुबई से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़ा मुकाबला संडे को खेला जाना है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आईसीसी एकेडमी में टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है और ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। कई खिलाड़ी इस प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं है, बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, लेकिन एक दिन पहले यानी शुक्रवार को पूरी टीम प्रैक्टिस करने आई थी।
और कुछ देर पहले अभी हमारे पास उसके एक्सक्लूसिव शॉट्स भी हैं। गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव और बैटिंग कोच सुधांशु कोटक वो पिच का मुआयना करने आए थे, पिच देखने आए थे कि पिच किस तरह की होगी। लेकिन लगता यही है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ ही भारतीय टीम जाएगी, क्योंकि रायन टेन डुशकाटे इंडिया के असिस्टेंट कोच ने ये साफ कर दिया है कि अनलाइकली है कि कोई चेंजेस किए जाएंगे प्लेइंग 11 में। यानी जो हमारी स्पिन ट्रायो है, स्पिन तिकड़ी है, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, उसी के साथ टीम जाएगी। और नई बॉल से हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और रायन टेन डुशकाटे ने ये भी कहा कि हम पिच के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस खिलाड़ी को खिलाना है। और एक दिन पहले सुधांशु कोटक ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि संजू सैमसन पर सवाल पूछा गया था कि वो उन्होंने काफ़ी टाइम ओपनिंग करे, अब उनको नीचे उतारा जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि नंबर ओपनर्स और जो 3 नंबर है वो हमारे लिए फिक्स्ड है। और उसके बाद हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या हो गए, शिवम दुबे हो गए, अक्षर पटेल हो गए, जो किसी भी जगह पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, हम लकी हैं कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं। तो लगता यही है कि जो 3 से 7 नंबर है, यानी 4 से 7 अगर हम 8 नंबर तक लगा लें तो कोई भी बल्लेबाज किसी भी पोजीशन पर बैटिंग कर सकता है। और शायद टीम इंडिया की ये नई पॉलिसी भी है कि सिचुएशन के हिसाब से वो अपना बैटिंग क्रम है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ा मुकाबला है और टीम इंडिया ये मुकाबला अगर पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाती है तो सुपर 4 की तरफ एक कदम और बढ़ा देगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे संस्करण का फाइनल कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में होगा, जिसमें 3000 युवा प्रतिभागी भाग लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे संस्करण की घोषणा की। इसका पहला संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे संस्करण की घोषणा की। केंद्रीय खेल मंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को युवाओं द्वारा संचालित लोकतंत्र का सच्चा उदाहरण बताया, जहां सपनों को स्वर और स्वर को प्रभाव मिलता है। उन्होंने कहा कि ये युवाओं को ऐसा मंच देता है जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने विचार रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं को विकसित भारत का साथी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का सहयोगी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का निर्माता बनाना चाहते हैं। ऐसे 3000 युवा प्रतिवर्ष अपना विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का उसको अवसर मिले, इसलिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प लिया कि राजनीति में बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को जोड़ा जाए। इसी प्रेरणा से नेशनल यूथ फेस्टिवल को नई सोच और नए रूप में पेश किया गया और इसका नाम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग रखा गया था। इसका पहला संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री ने सभी युवा भारतीयों से इस विशाल पहल में शामिल होने का आग्रह किया। देश के हर युवाओं को मैं आग्रह करता हूं कि आप माय भारत प्लेटफॉर्म पर, माय गव प्लेटफॉर्म पर आइए, क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करिए और आपका विचार विकसित भारत के लिए आपका सुझाव प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का अवसर प्राप्त करें। इस उद्देश्य के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा है। 2025 में आयोजित पहले संस्करण में पूरे भारत के 30 लाख युवाओं ने भाग लिया था। ये सफर दिल्ली के भारत मंडपम में आकर पूरा हुआ, जहां देश भर से आए 3000 युवा बतौर चेंज मेकर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के साथ लगभग 6 घंटे संवाद किया, उनके विचार सुने और उन्हें देश के भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित किया। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिहार के मुजफ्फरपुर के रतनपुरा की सोलर दीदी आत्मविश्वास से बदली गांव की किस्मत।
बात सूरत के सिक्योरिटी गार्ड की, जो शहीदों के लिए कर रहे हैं विशेष काम। शिकारा से स्वर्ण तक का सफर, मोहसिन अली ने रचा इतिहास तो रश्मिता ने बढ़ाया देश का मान। कहानियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड सिर्फ डीडी न्यूज पर।